सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनिल सर को और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनिल सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 का जो एंट्रेंस एग्जाम 9 अगस्त यानी कि संडे के दिन सुबह पाली में जो कंडक्ट हुआ था, तो उसी के हम लोग सामान्य दर और हिंदी के 50-50 क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने सामान्य धन का 50 क्वेश्चन हमने क्या कर दिया है कि उसको अपलोड कर दिया है, जिसमें से आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है और आप लोगों ने कहा कि सर हिंदी की भी वीडियो आनी चाहिए कंप्लीट। जो जितने भी क्वेश्चन 50 आउट ऑफ 50 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन्हीं को लेकर मैं यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है। आई होप आप लोगों की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी फ्रेंड्स, अंत तक देखिए। और जो क्वेश्चन आपसे छूट गए हैं, नहीं मिला पाए हैं, तो वो आप यहाँ से मिला सकते हैं। हालांकि वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी देरी हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या वे नंबर ऑफ क्वेश्चन रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि यह परीक्षा 9 अगस्त को हुई थी और समय इसमें 3 घंटे दिए गए थे और कुल प्रश्न जो थे आपके सामान्य दर और हिंदी को मिला के आपके 100 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो इसी के अनुसार आपका 200 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड इसमें 1/3 की आपकी माइनस मार्क की थी। तो फ्रेंड्स मैं अंत में आपको बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ आप अगर जो रहते हैं तो आप सेफ में है, कितनी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें सही होते हैं तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे। तो ये अंत में हम लोग कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि वे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो हिंदी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार हैं। हास्य व्यंग निबंधकार इनमें से बताना है। तो सबसे सुटेबल जो आंसर इसका हो जाएगा 100% जो एक्यूरेट जो होगा, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आवाज़ थोड़ा सा आ रही होगी तो प्लीज़ अवॉइड करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास की साहित्यिक भाषा है। सूरदास की साहित्यिक भाषा बताना है। तो देखिए ये आपका ब्रज भाषा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ब्रज भाषा जो हो जाएगा सूरदास की साहित्यिक भाषा है। तुलसीदास का पूछा तो उन्होंने अवधी और आपका ब्रज भाषा दोनों में उन्होंने यह साहित्यिक रचनाएँ की थी, लेकिन यहाँ सूरदास की बात हो रही है तो यहाँ पे ब्रज भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कह रहा है कि यहाँ पे प्रसारण का विलोम है। प्रसारण मतलब होता है फैलाव और आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ाव यानी कि कम होना। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे कैसा शब्द है। मुझे कैसा शब्द है, तो मुझे देखिए आपका सर्वनाम है और सर्वनाम को यानी कि 3 भागों में बांटा गया है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष में। तो जो सर्वनाम यानी कि जो प्रोनाउन अपने लिए प्रयोग हो, अपने लिए बताने के लिए, जैसे कि मैं, हम, तो वो आपका होता है आपका उत्तम पुरुष होता है। क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। थोड़ी सी जल्दीबाजी में अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट में उसको आप बता सकते हैं। तो हमारा देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन शब्द शुद्ध है। शुद्ध बताना है इसमें से। देखिए तो उज्ज्वल, देखिए उज्ज्वल में देखिए ज दोनों आधा आधा होता है, दोनों आधा आधा होता है। ठीक है, ये ऐसे उज्ज्वल लिखा जाएगा। लेकिन और दीपक, देखिए दीपक में आगे से मात्रा रहेगा तो ये भी गलत हो जाएगा। मूर्ति में ये बड़ा ऊ रहेगा। तो इस तरह से तीनों गलत हो जाएंगे। जब तीनों गलत हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग देखिए जो आगे लगता है उपसर्ग, देखिए इसमें अति है, प्रति है, शु है और इसमें देखिए दर्शन में नहीं है। दर्शन में नहीं, देखिए इसको तोड़ के देखिए। अगर तोड़ने के बाद से उनमें जो शेष जो बचा, जैसे अतिक्रमण, जैसे प्रति देखिए प्रति हटा दीजिए और क्षण, देखिए क्षण एक शब्द बन रहा है, लेकिन अगर शब्द नहीं बनेगा तोड़ने पे तो समझिए उसमें उपसर्ग नहीं लगा है। तो दर्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्शन को तोड़िए तो 2 भागों में नहीं टूट पाएगा और टूटेगा भी तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारा यहाँ पे 7वें नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। देखिए तो काव्य हमारे जो काव्य का अगर प्रकार पूछ ले, काव्य हमारे 2 प्रकार होते हैं। एक दृश्य काव्य होता है, एक श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य मतलब जिसको देखा, जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि नाटक हो गया, मूवी हो गया, जो हम देखते हैं आंखों से। और आपका
एक श्रव्य होता है जो सुनते हैं, जैसे कहानी सुनते हैं, गाना सुनते हैं, तो ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि दृश्य काव्य के अंतर्गत कौन आता है, तो देखिए इसका राइट आंसर पहले वाला हो जाएगा, नाटक और प्रहसन। प्रहसन थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मान के चलिए कि एक तरह से मूवी। तो नाटक भी हम लोग देखते हैं आंखों से और प्रहसन भी देखते हैं। बाकी देखिए नाटक तो देखते हैं लेकिन कहानी सुनते हैं, नाटक देखते हैं लेकिन व्यंग मतलब जैसे कि चुटकुला वगैरह हो गया, और प्रहसन और कहानी थे। यहाँ पे कहानी से गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो एकदम 100% जो होगा आपका ए विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 7वें का ए विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, आप लोग मैच करते रहें और अंत में आपको बताना है कि आपको हिंदी में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं, आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8, काव्य के कितने भेद है, तो काव्य के देखिए 2 भेद है। अभी ऊपर मैं बताया हूँ दोनों क्वेश्चन इसीलिए एक पास रखा हूँ ताकि कन्फ्यूज ना हो। तो काव्य के मुख्यतः 2 भेद हैं, कोई लोग 3 बता रहे हैं लेकिन मुख्यतः 2 भेद हैं। एक क्या है, एक श्रव्य काव्य जो सुनते हैं और एक दृश्य काव्य जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे नाटक हो गया या आपका दृश्य काव्य हो गया, और कहानी आपका जो सुनते हैं हम लोग वो श्रव्य काव्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए आयोग क्या आपको आंसर प्रोवाइड कराता है, लेकिन 100% है कि बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि क्या कह रहा है कि दिए गए चिन्ह को कहते हैं, तो दिए गए चिन्ह को क्या कहते हैं देखिए, तो दिए गए चिन्ह को पुनरुक्त चिन्ह कहते हैं। दिए गए चिन्ह को पुनरुक्त चिन्ह कहते हैं। अगर ऑप्शन में होगा तो 100% सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अली शब्द के 2 अर्थ हैं। अली शब्द के 2 अर्थ क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। अली शब्द के जो है 2 अर्थ जो हैं, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भौरा और सखी हैं। भौरा और सखी आपके अली शब्द के 2 अर्थ हो जाएंगे। ठीक है, स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक है। स्वाभिमान और जैसे कि अपने आप में घमंडी, जैसे शेर देखिए, शेर अपने आप में क्या होता है कि बलशाली, थोड़ा सा अपने आप में गौरवंत महसूस करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा। लेकिन असली में अगर आंसर कहें तो ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि ये ऑप्शन में था नहीं, इसको चातक कहते हैं। लेकिन अगर ये नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए कंफ्यूज बिल्कुल ना रहें। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन पे आयोग भी कंफ्यूज है कि कौन सा आंसर दे, तो वो आपको एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे कि किस किस क्वेश्चन पे संशय है। लेकिन आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको अभी नहीं रखना है। आप जो मैं बता रहा हूँ वहाँ से आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वह बहुत बोलती है। देखिए हमने हाईलाइट कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह बहुत बोलती है। ठीक है, वह बहुत बोलती है, दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण बताना है। क्रिया विशेषण जानते हैं जो क्या क्रिया की विशेषता बताए, ऐसे कह लीजिए। तो देखिए वह बहुत बोलना काम है और बोलने की विशेषता बहुत बता रहा है, तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। बी विल बी करेक्ट, यानी कि बहुत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि हमारा 30 नंबर का उज्ज्वल में कौन सी संधि है। देखिए उज्ज्वल यहाँ पे करेक्ट लिखा गया। उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो उज्ज्वल, तो उत्तजन ज्वल हो जाता है, उत्तजन ज्वल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है इसको कि क्या ये कह रहा है। देखिए तो फ्रेंड देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से छायावादी युग के प्रवर्तक है। छायावादी देखिए, तो सबसे पहले लोग आप मारेंगे जयशंकर प्रसाद मारेंगे, लेकिन ये सही नहीं है फ्रेंड्स। मैं बता दूं कि छायावादी युग के अगर प्रथम कवि पूछता ना तब जयशंकर प्रसाद हो जाता है, क्योंकि छायावादी युग में 4 कवि जो थे और चारों छायावादी के आप पिलर स्तंभ माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रवर्तक पूछा है, छायावाद का शब्द का प्रयोग पूछा है कि छायावादी युग के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पे देखिए श्रीधर पाठक हो सकते हैं। ये देखिए हमने बुक से यहाँ पे लिया है और विकिपीडिया पे भी चेक किया है। तो क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे पहले आप लोग अपना आंसर जस्टिफाई कीजिए। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। लेकिन छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर मुकुटधर पांडे और श्रीधर पाठक एक है, क्योंकि पांडे लोग जो है पाठक भी कभी कभी लिख लेते हैं सरनेम, तो यहाँ पे अगर एक है तो राइट आंसर हमारा बी होगा करेक्ट। लेकिन अगर ये नाम और ये नाम अलग हैं, ठीक है, ये नाम और ये नाम अलग हैं, तो आपके जयशंकर प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि छायावादी युग के जो 4 स्तंभ हैं वो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग दिमाग में आप लोग रख लेंगे, क्योंकि हमेशा ये एग्जाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। ऐसा हिंदी का ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जिसमें से छायावादी युग का यूज ना हुआ हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पर छायावादी युग से आया था, तो दोनों के एक पास रख दिया। यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए
क्या कह रहा है कि क्षयवादी युग के प्रथम कवि, प्रथम अगर कहा होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रथम कहा होगा तो आपका जयशंकर प्रसाद होगा। प्रथम कवि अगर कहा होगा तो इसीलिए हाईलाइट किया है। अगर प्रथम नहीं कहा है तो भाई ये चारों लोग क्या है आपके क्षयवादी युग के कवि माने जाते हैं, प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो अगर देखिए प्रथम आप लोग पेपर दिए होंगे, अगर क्वेश्चन में याद रहे कि प्रथम आया था कि नहीं आया था, तो अगर आया होगा तब तो जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, नहीं आया होगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन सही है भाई, और यह इसके लिए आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पावक शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पाव व, देखिए आव आ रहा है ना, आव आव ए, तो किस में आता है? अयादि संधि में आता है, अयादि संधि में आता है। ध्यान दीजिएगा, अयाद संधि में दीर्घ होगा नहीं, ठीक है, गुण होगा नहीं। दीर्घ का क्या है कि कोई भी बड़ा, जैसे बड़ा आ बन जाता है, बड़ी ई बन जाता है, जहाँ से टूटेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गुण नहीं होगा। वृद्ध, वृद्ध में आपका वो मात्रा डबल हो जाती है, औ और ओ की मात्रा, औ और आपकी ए और औ की मात्रा बन जाती है। और गुण में आप जानते हैं कि एक सिंगल ये मात्रा और एक ये डबल मात्रा हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि आपका अयाद स्वर संधि होगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे पावक देखिए, जिसमें 3 अक्षर आते हो तो अयाद संधि ही होता है, पावक, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए महाकाव्य का में वर्णन होता है, महाकाव्य में वर्णन होता है, तो महाकाव्य में क्या वर्णन होता है? देखिए इसके ऑप्शन हमको थोड़ा सा याद नहीं थे, लेकिन हमको लग रहा है कि इसी टाइप के ऑप्शन आए होंगे। तो देखिए जो भी महाकाव्य होता है तो किसी के जीवन का एकदम बृहद वर्णन होता है। बृहद वर्णन का मतलब उससे रिलेटेड जो भी, चाहे युद्ध हो, चाहे उसकी जीवन की कोई बात हो, चाहे उसके मतलब कि कोई भी मतलब घटना हो, तो सारा चीज़ बृहद वर्णन होता है। तो महाकाव्य में यही होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन का बृहद वर्णन। बाकी आप लोग बताइए कि ऑप्शन क्या दिया गया था, लेकिन हमारे ख्याल से 100% हमको पूरा विश्वास है कि यही आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए कि बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारा ये क्वेश्चन ये गलत हो गया, तो ये गलत। देखिए आप डोंट चिंता मत करें, बिल्कुल भी चिंता मत करें, क्योंकि कितना हो भी आसान पेपर जब बन जाता है, लेकिन एग्जाम का जो प्रेशर होता है फ्रेंड वो एकदम अलग होता है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गलतियाँ जरूर हो जाती हैं। सब लोग बुद्धिमान हैं, सब लोग अच्छे से अच्छा मतलब तैयारी किए थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन रीज़न ये है कि जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, वहाँ पे जो माइंड जो होता है ना, एक अलग डायरेक्शन में आपका बिहेव करने लगता है। तो सब लोग तैयारी करके जाते हैं, सब लोग अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन रीज़न यही है कि जो एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वह थोड़ा सा अलग होता है, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप डोंट वरी, एकदम चिंता मत करिए, सबके साथ होना है। अगर देखिए मैं आपको अभी बताऊंगा कि कितने मार्क्स आप पाते हैं, तो आप सेफ जोन में होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या वे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्न में से कौन ऋण शब्द है। देखिए ऋण शब्द बताना है। तो ऋण का मतलब होता है जिसको तोड़ने पर वो टूटे ही ना, तोड़ने पे टूटे ही ना हो। देखिए तो देखिए यहाँ पे वाचनालय मतलब वाचन प्लस आलय, यहाँ पे सम प्लस तल, विद्या प्लस आलय, तो ऋण हुआ नहीं तो कौन हुआ? पशु। पशु को तोड़ के देखिए, जाहिर से बता टूटेगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक होता है यौगिक शब्द होता है। क्या होता है? यौगिक। और एक होता है ऋण यौगिक, जो भी है यौगिक ऋण जो भी है। तो यौगिक उसे कहते हैं कि दो शब्द आएंगे और दोनों शब्द को जोड़ने पे, जैसे कि देखिए समतल, समतल का तीसरा अर्थ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। समतल यानी कि टूट तो जाएगा लेकिन तीसरा अर्थ नहीं होगा, तो ये आपका यौगिक हो जाएगा। अब कहे चक्रधर कह ले, चक्रधर, तो चक्र को धारण करने वाला, तो तीसरा सीधे कौन आ गया? आपका विष्णु कह लीजिए, विष्णु के हाथ में चक्र होता है। तो जहाँ तीसरा आ जाएगा ना तो यौगिक ऋण हो जाएगा। ठीक है, यौगिक ऋण हो जाएगा, यौगिक प्लस ऋण, क्योंकि कोई तीसरे को क्या कर रहा है? डिनोट कर दे रहा है। और यौगिक उसे कहते हैं जो भाई दो शब्द नॉर्मल जोड़े लेकिन उसका कोई तीसरा अर्थ ना निकले। और ऋण क्या होता है? जो सिंपल टूटे ही ना। तो आप आई होप क्लियर हो गया। और देखिए ये क्वेश्चन जो था फ्रेंड्स 2 बार रिपीट हुआ था, एक बार मतलब ये 2 बार क्वेश्चन में आया था, तो इसके लिए शायद बोनस मिले। अब देखिए आयोग क्या डिसाइड करता है वो उसके ऊपर है कि देखिए यहाँ पे, इसलिए मैं 2 बार क्वेश्चन को लिख दिया हूँ यहाँ पे। देखिए एक बार यहाँ पे लिखा हूँ और फिर एक बार यहाँ पे लिख दिया हूँ, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुआ है। और इसकी ऑप्शन भी मैंने यहाँ पे सेम टू सेम रखा, क्योंकि ऑप्शन सेम था एग्जाम में, तो मैं क्या करता। चलिए तो यहाँ पे आप लोग ये ना कहेंगे कि सर हमको 49 क्वेश्चन कराए हैं, तो भाई ये 2 बार रिपीट हुआ था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 बार लिख दिया था। अब 21 देखते हैं, निम्न में से कौन अंबर का विलोम है? अंबर, देखिए अंबर का, देखिए अंबर पर्यायवाची शब्द है, तो अंबर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आप पर्यायवाची शब्द है तो पर्यायवाची का पर्यायवाची में ही विलोम सुटेबल होता है, तो अमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धरा धरती ये सब नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
तो फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके महोत्सव में संधि है। महोत्सव में आपको संधि बताना है। तो देखिए गुण संधि है, वृत्त संधि है, दीर्घ संधि है, आयात संधि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें गुण संधि है। इसमें क्या है, गुण संधि है। जब कहीं देख दिया जाए, देखिए कि ए या ओ की मात्रा अगर दिख जाए, ए या ओ की मात्रा अगर दिख जाए तो आपको समझ लीजिएगा गुण संधि है। और यही जब डबल डबल हो जाए यहाँ पे तो समझिए वृद्ध संधि है। और दीर्घ मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, और आयात का मतलब आ, ए, आव, ये सब होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका गुण संधि हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्धि भ्रमित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि भ्रमित होना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो बुद्धि भ्रमित होना का देखिए, बुद्धि का रिलेशन अक्ल से है, तो यानी कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना एक मुहावरा है और यहाँ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कृपाल कौन सा शब्द है। कृपाल देखिए, कृपाल में जहाँ ऋषि की मात्रा मिल जाए, ऋषि की जो मात्रा अगर मिल जाए तो समझ लीजिए कि वह तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है, देखिए तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन में क्या देखिए, क्या दिख रहा है ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तत्सम ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। सिर से बोझ उतारना का क्या मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए सिर से बोझ उतारने का मतलब है कि मान लीजिए कोई पिता है और पिता उसकी मतलब कोई बच्ची है, उसकी अगर शादी कहीं पक्की हो जाती है तो एक तरह से बोझ उतर जाता है, इस तरह से आप सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन बस आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे बात पक्की होना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में कौन सा काल है। तो मैं चित्र बना रहा हूँ है यहाँ पे देखिए है तो भूत भविष्य होगा नहीं, वर्तमान और अनिश्चित। देखिए अनिश्चित वर्तमान होता तब भी राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पे वर्तमान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संप्रदान कारक का प्रसर्ग या विभक्ति है। संप्रदान कारक यहाँ पे देखिए, संप्रदान कारक तो कह रहा है कि संप्रदान कारक का प्रसर्ग जो विभक्ति है यहाँ पे के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि से भी होता है, लेकिन वाक्य में देखिए, वाक्य में जो होगा से का भी अर्थ अगर के लिए निकलता है तो सेंटेंस के, लेकिन डायरेक्टली अगर पूछे तो के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रदान के लिए आपने रटा होगा। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी कौन सा शब्द है। तो यहाँ पे देखिए ऋषि की मात्रा फिर, तो वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको हो जाएगा सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, गुलर का फूल होना लोकप्रिय का सही अर्थ है। गुलर का फूल होना मतलब कोई दुर्लभ हो जाना, ये दुर्लभ वस्तु है यानी कि कोई नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 100 वर्ण का उच्चारण स्थान है। देखिए 100 वर्ण का उच्चारण स्थान देखिए बोल के देखिए, आपके दांत के ऊपर थोड़ा सा जिभ टच हो रहा होगा, तो यहाँ पे मूर्धा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आलू किस भाषा का शब्द है। तो आलू जो है आपका पुर्तगाली भाषा का है। देखिए पुर्तगाली सबसे पहले हमारे भारत में आए थे, तो हुआ क्या था कि वे लोग आलू और भी चाय वगैरह के कुछ पौधे यहाँ पे लाए थे, लेकिन इधर से जो ले गए काली मिर्च ले गए। लेकिन आलू किस भाषा है, तो आलू पुर्तगालियों की दी हुई भाषा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, काव्य में भाव तथा कला सुंदर बनाने वाले कारण क्या कहलाते हैं। तो इसका देखिए सौंदर्य की बात हो रही है तो भाई अलंकार हो जाएगा। सौंदर्य की बात हो रही है तो अलंकार की बात हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा। पैरों से लेकर सिर तक का हो जाएगा अपाद मस्तक। अपाद मस्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगेगा। कौन सा प्रत्यय इसमें लगेगा आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सूत मतलब शायद लड़का होता है, और लड़का को मतलब कि सूता जो होता है लड़की होती है, तो सूता आ प्रत्यय इसमें लगा देंगे, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आ लगाकर आपको स्त्रीवाचक बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का, क्या है सदानन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सदानन के देखिए, सदानन जो होता है ड जो होता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो ड होता है ये अब च में चेंज होता है, च में जब टूटता है तो सॉरी च कर है ट में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे सट धन आनन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, तो ड का आपका 35 का आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए चक्रधर कैसा शब्द है। चक्रधर तो मैं ऊपर मैं बता दिया हूँ, चक्रधर कैसा शब्द है। तो चक्रधर देखिए एक तरह से योग ऋण है। योग ऋण मैं पहले भी बताया हूँ कि ऋण क्या होता है, ऋण जो कभी टूटे ही ना, जो टूटे ही ना आपके रुड़ जाएगा। जैसे पशु था, क्या था,
पशु आपका योग रूढ़ था, ठीक है। और देखिए सॉरी योग रूढ़ कह रहे हैं कि रूढ़ था, सिर्फ रूढ़ ये हो जाएगा। और योग रूढ़ क्या होता है कि देखिए कि दो शब्द जुड़े लेकिन उसका तीसरा अर्थ निकल जाए। देखिए चक्र और धर, चक्र को धारण करने वाला सीधे आपका विष्णु को संकेत कर रहा है, तो योग रूढ़ है। और यौगिक किसे कहते हैं? जैसे समतल, सम और तल, समतल यहाँ पे लिख के देखिए, सम अलग है तल अलग है, दोनों का अर्थ से कोई तीसरा हो रहा है नहीं, तो यहाँ पे आपका वो हो जाएगा यौगिक, वो हो जाएगा यौगिक। और यहाँ पे जो चक्रधर है आपका योग रूढ़ हो जाएगा। और रूढ़ आप जानते हैं कि कोई शब्द टूटे ही नहीं, जैसे पशु इसका राइट आंसर पिछले क्वेश्चन में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थाई भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? देखिए विभाव कहलाते हैं। बहुत लोग उद्दीपन मारेंगे क्योंकि देखिए विभाव के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बड़ा वाला यानी कि विभाव हो जाएगा, ठीक है। अगर विभाव नहीं होता तो उद्दीपन होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? तो संबंध बोधक अव्यय जो है आपके देखिए, संबंध बताना है तो भाई संबंध बताना है तो आप किसी नाउन या प्रोनाउन से बता सकते हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आगे बताना है कि निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चय देखिए कुछ की बात हम कहें, कुछ या कोई अगर कह लें तो हम कहें कुछ हमें पैसे दे दीजिए, तो कितना पैसे दे दीजिए पार्टिकुलर हमको पता नहीं लग पा रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा कुछ हो जाएगा। ये कौन प्रश्नवाचक है, ऐसे भी छाट सकते हैं क्या, यह जो है ये भी प्रश्नवाचक और यह जो है निजवाचक जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा ज्यों ज्यों निहारिये नयरे नयनाही त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाहें। तो यहाँ पे देखिए एक तो सी आ गया है पहला, तो सी सा से चंद्र सा, चंद्र सी ऐसे आता है चंद्र सा, तो ये आपका क्या हो जाता है? उपमा होता है, लेकिन ये उपमा यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे शब्दों का रिपीटेशन हो रहा है, तो शब्दों का रिपीटेशन तो पुनरुक्ति में होता है, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। अब कहेंगे सर अनुप्रास भी होगा, जी बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ पे नौ, यहाँ पे भी नौ, यहाँ पे भी नौ, यहाँ पे त ख फिर नौ, तो यहाँ पे अनुप्रास भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर अगर सूटेबल देखा जाए तो ये अब ये दोनों में से हो सकता है और ये भी हो सकता है एक तरह से। लेकिन यहाँ पे देखिए आयोग कौन सा आपको डिसाइड करता है इसका आंसर इसमें से। अगर देखिए अगर ये भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है तो आपको इसके बोनस मार्क मिलेंगे। याद रखिएगा 2-4 क्वेश्चन इस वीडियो में आपके हिंदी के मिल जाएंगे जो आपके उस पर बोनस मार्क मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था और वो जयशंकर प्रसाद क्षयवादी युग वाला जो एक क्वेश्चन था वो था। तो इस तरह के 2-4 क्वेश्चन है, उसको सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से में सस्पिशन है। तो इसके अनुसार अगर देखिए उस पर कॉमन नंबर मिलता है तो सबको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रतिकृत के सूर्य कुमार। तो इसका जो राइट आंसर देखिए एक्चुअल में मैं अपने हिसाब से बताऊं तो पुनरुक्ति होगा और सेकेंड पे अनुप्रास होगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि इसका क्या राइट आंसर आपने चूज किया है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका क्या होना भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो प्रकृति के सुकुमार जो हैं एकदम फेमस है सुमित्रानंदन पंत, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत जो हो जाएगा राइट आंसर। भक्ति काल के सबसे लोकप्रिय कवि कौन है? तो देखिए भक्ति काल के सबसे लोकप्रिय कवि क्या तुलसीदास रहे हैं और भक्ति काल को ही हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रहीम किसके दरबारी थे? तो रहीम देखिए अकबर के दरबारी थे। इसका राइट आंसर देखिए सुने होंगे रहीम खाना ऐसे 9 रत्नों में से जो भी एक थे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा बहिर्मुख में कौन सा समास है? तो बहिर्मुख में देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बही जो है एक आपका उपसर्ग है। उपसर्ग किस में लगता है? आप बुक में देखिए, किसी भी लुसेंट वगैरह बुक में ले जाके देखिए कि बही आपको मिल जाएगा उपसर्ग में। तो बही जब किसी के आगे उपसर्ग लगता है तो वो क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। अब देखिए कई लोग कह रहे हैं तत्पुरुष होगा, जी बिल्कुल होगा, तत्पुरुष भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब और कई लोग बहुब्रीहि बता रहे हैं। बहुब्रीहि का मतलब तीसरे को इशारा, जैसे गणेश जी का मुख बाहर की तरफ ऐसे कुछ है, तो ये आपका ये भी सस्पिशन में है। लेकिन इसका एक्चुअल में जो राइट आंसर होना चाहिए आपका अव्ययी भाव समास। इसका भी आप कमेंट में बता सकते हैं आप लोग क्या चूज किए हैं। चलिए राइट आंसर आपका इसका अव्ययी भाव समास हो जाएगा क्योंकि इसमें बही उपसर्ग लगा है। अगर बही किताब में उपसर्ग मिल जाता है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। हालांकि यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोक संस्कृत का जन्म कहाँ से हुआ है? लोक संस्कृति का जन्म कहाँ से हुआ है? तो लोक संस्कृति का जन्म देखिए गाँवों में हुआ है। गाँवों में लोक माने देखिए लोक माने लोग, ऐसे समझ लीजिए। लोग कहाँ रहेंगे? गाँव में। हालांकि शहर में रहते हैं, सही बात है, लेकिन ज़्यादा ग्रामीणों में निवास करती है। चलिए अशुभ रंग का विरोध, अशुभ रंग जो है अशुभ रंग और विरोध सूचक रंग है। अशुभ नहीं है यहाँ पे, अशुभ है। देखिए आग मात्रा यहाँ नहीं रहेगा। अशुभ और विरोध सूचक रंग है तो क्या है भाई? काला है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट।
अब देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, भारत में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं। तो देखो अनेकों नहीं होता है, कभी भी कहीं भी बहुवचन में अगर लगता है तो अनेक। इससे बहुत फेमस क्वेश्चन देखिए लेखपाल में भी ये क्वेश्चन पूछा था अनेक से बनाकर, तो इसका अनेक ही होगा। तो शुद्ध वाक्य वो भारत में अनेक पर्व मनाए जाते हैं। इसी तरह के कई को क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के आपके 4 ऑप्शन दे दिए थे, ये सेंटेंस शुद्धिकरण करना था तो मैं शुद्ध वाला लिख दिया हूँ। हालांकि और क्वेश्चन मुझे जो सेंटेंस थे याद नहीं है, तो यहाँ पे जो शुद्ध है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें क्या आपने चूज किया है। अनेक ये याद रखिएगा, बहुत पेट क्वेश्चन है, हमेशा ये आता है अनेक से आपको सेंटेंस गलत करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर का है, ठीक है। निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक देखिए ये अपने तरफ से मैं सेट किया हूँ, मुझे जो याद है। तो यहाँ पे देखिए मिठाई, मिठाई, मिठास, ईमानदारी, बुढ़ापा। तो देखिए मिठास दे है, मिठास हो जाएगा आपका भाववाचक है, ईमानदारी है, बुढ़ापा है। लेकिन मिठाई एक नाउन है, ठीक है। मिठाई एक क्या कह सकते हैं कि जातिवाचक आप कह सकते हैं कि कौन सी मिठाई। तो यहाँ पे भाववाचक के नहीं होगा, इसका राइट आंसर नहीं पूछा है, इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आश्रय की बाह्य चेष्टाएं कहलाती हैं, आश्रय की बाह्य चेष्टाएं कहलाती है। देखिए इसमें विभाव तो है नहीं, तो सीधा सीधा उद्दीपन हो जाएगा। आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या चूज किए हैं। यह थोड़ा सा अनुभाव होगा, ध्यान दीजिएगा, एक मात्रा छूट गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संयोजक का प्रयोग होता है, संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए संयोजक पहले तो यहाँ पे देखिए अगर समास ऑप्शन में था तब तो आपका समास हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व समास में जब आएंगे तो देखते हैं माता पिता, माता पिता के बीच में संयोजक लगता है, ठीक है ना, भाई बहन संयोजक लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर हाँ समास, ठीक है, यहाँ पे आपका समास राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा कि ऑप्शन में और भी कुछ ऑप्शन अगर रहे होंगे तो आप बता सकते हैं कि आपने क्या चूज किया था। तो ये फ्रेंड्स रहे कुल 50 जो थे, ये कुल 50 क्वेश्चन जो थे आपके हिंदी के। आप लोग बताइए कि क्या सेम यही क्वेश्चन थे? मुझे पूर्णतः विश्वास है कि सब यही क्वेश्चन बीएड में आए हुए थे, और मैंने जितना मैंने सर्च किया है, जितना मैं ढूंढा है, तो इस तरह के ये सारे क्वेश्चन थे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोग खुद देखे होंगे कि ये जो पेपर था तो काफ़ी ठीक ठाक था, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं। तो जो पढ़ा होगा वो लगभग 40 क्वेश्चन इसमें से कर पाया होगा। एवरेज की मैं बात बता रहा हूँ, 35 भी कुछ लोग किए होंगे। और जीके देखिए, जीके की बात है तो जीके जो पहली वीडियो मैं बनाया हूँ आप लोग ज़रूर उसको देख लीजिए, उसमें भी 50 क्वेश्चन है और एक भी क्वेश्चन उसमें से कम नहीं है। टोटल जितने पूछे गए उतने हैं। तो जीके के मान लेते हैं कि जीके में अगर जो एवरेज मान के चलें, बहुत लोग 35 भी किए हैं, तो मैं यहाँ पर 30 मान लेता हूँ। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पेपर में 40 3 कितना हो गया 70। अब सेकेंड पेपर में आते हैं रीजनिंग। देखिए रीजनिंग में ठीक ठाक था, तो वहाँ पे आप 35-40 मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी 40 मान रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका इसमें भी जो सेकेंड पार्ट था तो उसमें भी 30 मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि ये भी कितना हो जाएगा 70, और 70 जोड़ लेंगे तो आपके कितने पास हो गए 70 और 70 140 हो गए। 70 हाँ 140, और 140 का जैसे ही आप डबल करेंगे 70 और 70 कितना होता है 140 के डबल करेंगे तो 280 हो रहा है, 280 हो रहा है। तो यह एक बहुत ही सुपर कट ऑफ माना जाएगा, एकदम सुपर कट ऑफ माना जाएगा। अब कहें कि सर कितने क्वेश्चन पे हम लोग तो 280 नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप रीजनिंग में भी 35 करते हैं और आपके हिंदी में भी 35 करते हैं तो कितने हो गए 70 हो गए, ठीक है। और उसमें आप जीके में कर लीजिए 25 और 25, क्योंकि जीके में भी 25 हो जाएगा, और इसमें 25 कितना हो गया 50 हो गया। तो आपका 7 5 12 120 नंबर, 120 नंबर। अगर मिनिमम आपको देखिए गवर्नमेंट कॉलेज पाना है तो 240 आपको रहना चाहिए, और 240 प्लस रहना चाहिए। यानी कि अब 240 में आप देखिए 240 में आप प्लस माइनस आप कर सकते हैं 5, यानी कि 235 से ऊपर आप जितने भी बच्चे होंगे 235 से ऊपर वो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांस हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें थोड़ा सा कम आप बैठे थे, काफ़ी एब्सेंट थे। तो इस तरह से भी इस बार फैक्टर काम करेगा। तो मान के चलिए कि 240 235 के ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांस है। ये कोई एकदम एक्यूरेट कट ऑफ नहीं है, मैंने एक वीडियो के हिसाब से एक अनुमानित कट ऑफ मैं बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और मैं अपने हाथों से इसको टाइप करके और अच्छे कंटेंट के रूप में प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आप करके अपने विचार को बता सकते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट या कोई टॉपिक या कोई और चीज़ पे वीडियो बनाया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।